जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि जो है ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत जो परीक्षा होने वाली है लैब अटेंडेंट की, वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लैब अटेंडेंट की जो है एग्ज़ाम की जो है प्रैक्टिस की जा रही है, जिसके तहत पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस की थी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जो है या तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो है चेक कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है लैब अटेंडेंट के नाम से, वो उसको जाके चेक कर लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये 10 क्वेश्चन, आज के भी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो मेनली जो है लैब सेफ्टी से होंगे, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो डिवीजन है नंबर आएंगे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 15 नंबर का रीजनिंग है, 15 नंबर का जो है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, 15 नंबर का जो है हिंदी है, 15 नंबर का इंग्लिश है। इस तरह जो है 60 नंबर की ये सारी चीज़ें एक तरफ है, और 60 नंबर का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का अलग है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के तहत आज हम लोग जो है लैब सेफ्टी के तहत जो है 10 क्वेश्चंस को जो है पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ये वो ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जिनके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। इसी के क्रम में आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक इन केस ऑफ ये केमिकल स्पिल इन द लेबोरेटरी। ये कह रहा है कि अगर कोई केमिकल है, कोई रसायन है, वो अगर जो है लैब में गिर जाता है, स्पिल कर जाता है, तो उस केस में आपका पहला स्टेप क्या होगा। बहुत बार होगा कि आपके हाथ से कोई केमिकल गिर जाएगा, किसी स्टूडेंट के हाथ से कोई केमिकल जो है लैब में गिर जाएगा, टीचर के हाथ से गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप लैब अटेंडेंट है, एलए हैं, तो ईएमआरएस में आप एलए हैं यानी लैब अटेंडेंट हैं, तो आपको क्या करना होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि इमीडिएटली इवैक्यूएट द एरिया। एरिया को जो है, जो लैब है, उसको तुरंत जो है खाली करवा दीजिए। दूसरा है नोटिफाई द सुपरवाइजर एंड फॉलो दियर इंस्ट्रक्शन। जो सुपरवाइजर है, जो लैब टेक्नीशियन है, उनको तुरंत आप बताइए और उसके जो कह रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। सी ये कह रहा है कि बिगिन क्लीनिंग अप द स्पिल ऑन योर ओन। जो गिरी हुई है, जो रसायन गिरा हुआ, उसको तुरंत जो है खुद ही जो है साफ़ करना शुरू कर दीजिए। और ये कह रहा है लास्ट वाला जो है कि इग्नोर द स्पिल एंड कंटिन्यू वर्किंग। और जो डी ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई छोड़ दे यार, स्पिल हो गया, गिर गया, ठीक है, कम ना काम सब लोग करते रहो। तो ये नहीं होगा भाई। जो राइट आंसर ये है कि अगर कोई केमिकल गिर जाता है, जो आपका सुपरवाइजर है, उसको तुरंत बता दीजिए, उसको नोटिफाई करा दीजिए कि साहब ये वाला केमिकल यहाँ पे गिर गया है। अब जब उसको बता दोगे तो इंस्ट्रक्शन आपको बता देगा कि भाई ये वाला केमिकल है तो इसमें ये चीज़ करना है, इसको पानी से साफ़ कर दो, इसको कपड़े से साफ़ कर दो, इसको किसी और चीज़ से साफ़ कर दो। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि आप तुरंत जो है, अगर कोई इन केस जो है कोई केमिकल गिर जाती है लैब में, तो आप तुरंत जो है अपने सुपरवाइजर, अपने टीचर, अपने जो है लैब टेक्नीशियन को तुरंत बता दीजिए, और जो चीज़ बताएंगे वो उसको जो है आपको फॉलो करना होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर यूज इन लेबोरेटरी वेयर फ्लेमेबल लिक्विड्स आर प्रेजेंट। अब ये कह रहा है कि किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाली यंत्र होती है, ये वाला यंत्र आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें कौन सा सुइटेबल है। अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड, कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ अगर गिर जाता है, कोई लिक्विड गिर जाती है जो कि फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, वो ऐसी स्थिति में किस क्लास का या किस तरह का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे। क्योंकि लैब में 4-5 तरह के जो है फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ दी नो योर फायर एक्सटिंग्विशर कलर। अगर आप उसके कलर से जो है पता जाओगे कि किसको किस केस में यूज करना है। लाल कलर है, वाटर है, फोम है, ड्राई पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेट केमिकल पीले रंग का होता है। तो रंग भी उस पर होता है और उस पर लिखा भी रहता है वहाँ पे, क्योंकि लैब में हर जगह पानी से तो बुझाओगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर होगा, उसको पानी से बुझाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा और बुझेगा थोड़ी ना, और ज़्यादा जो फैलेगा। तो लैब में अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और अलग अलग फायर में अलग अलग तरह के जो है एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड है, कोई तरल जो है ज्वलनशील पदार्थ है, वो गिर गया है लैब में, या फिर उसमें आग लगे, गिर नहीं गया, उसमें आग लग गई है, तो उसको किस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाओगे। तो इसमें दिया है कि आप क्लास 1 से यूज करोगे, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी,
आपको मैं ये कहूँगा कि वीडियो रोक के ये वाला जो है बना लीजिए, इसमें सब सारा लिखा हुआ कि किस में वाटर वाला किस में यूज होगा। वाटर वाला होगा तो आप कहीं लकड़ी में, पेपर में, टेक्सटाइल में लग गया तो आप वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करिए, पानी यूज करिए। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है या फिर फ्लेमेबल लिक्विड है तो इसमें जो है पानी यूज मत करिएगा। तो जो सही ऑप्शन ये है कि आप इसको यूज कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो टाइप बी है उसको आप यूज कर लीजिए। यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर में अगर इस तरह से आएगा तो इसको यूज कर सकते हैं। और ड्राई पाउडर वाला तो हर जगह यूज हो जाता है, ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये वाली ड्राई पाउडर यूज कर लीजिएगा। ये भी यूज कर सकते हैं यूज फ्लेमेबल लिक्विड फायर, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लास बी। क्लास बी में सब आ जाते हैं, क्लास बी में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो क्लास बी का जो है हम लोग जो है यूज करते हैं अगर हम कोई फ्लेमेबल लिक्विड में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो क्लास बी टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना जो है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन हैंडलिंग, जब हम ग्लासवेयर जो है, व्हेन हैंडलिंग ग्लासवेयर इन द लेबोरेटरी, अगर जब हम ग्लासवेयर यानी शीशे के सामान के साथ कोई काम कर रहे हो लैब में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेस्ट वे टू चेक फॉर क्रैक्स आर फ्लॉज। ये कह रहा है कि जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई जो है ग्लासवेयर, जो शीशे का सामान है वो टूटा है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई उसमें कहीं टूट फूट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? हो सकता है बहुत सारे आपके जो है बीकर होगा, फनल होगा, टेस्ट ट्यूब होंगे, ग्लास के बहुत सारे सामान होंगे। अब मान लीजिए उसमें किसी में क्रैक है, उसमें अगर कोई लिक्विड डालोगे, कोई रसायन डालोगे तो लीक कर जाएगा, वो नीचे गिरने लगेगा। तो उसको चेक करने के लिए, क्योंकि जब भी आप दोगे किसी स्टूडेंट को, एक्सपेरिमेंट के लिए दोगे, टीचर को दोगे, तो एक बार चेक करके आपको देना होगा। आप जब उसको अलमीरा में फिर से धो धा के जब साफ सूफ करके उसको रखोगे तो भी आप चेक करके रखोगे कि सही है कि नहीं है, कहीं कोई टूट तो नहीं गया, किसी में क्रैक तो नहीं आ गया। तो क्या करोगे आप? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यूज योर बेयर हैंड्स टू फील फॉर इम्परफेक्शन। पहला कह रहा है कि अपने हाथ से जो है, अपने नंगे हाथ से जो है उसको जो है फील करिए। कहीं पे जो है अगर टूटा फूटा होगा तो आपको पता चल जाएगा, अरे नहीं भाई अगर हाथ से करोगे तो हाथ कट जाएगा। अगर कहीं पे भी क्रैक होगा तो शीशे का होगा, वो नुकीला होता है, तो तुरंत कट जाएगा। और जो है अगर लैब में कोई चीज़ कट जाती है हाथ वाथ तो जल्दी ठीक नहीं होता है, इन्फेक्शन भी जल्दी फैलता है। तो हम ये वाला ऑप्शन गलत करते हैं, ये नहीं होगा भाई। हम नंगे हाथ से क्यों चेक करें भाई, हम क्यों रिस्क लें। हम देख रहे हैं बी ऑप्शन, यूजली विजुअली इंस्पेक्ट दी ग्लासवेयर, ये है राइट आंसर। जी हाँ, आप ग्लासवेयर को धीरे से उठाइए और आंख से अपना खुद देख लीजिए, कहीं पे अगर जो है क्रैक होगी तो आपको दिख जाएगी और आप उसको तुरंत अलग कर दीजिए, उसको किसी को मत दीजिएगा यूज के लिए। सी ऑप्शन, अब हम सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ये कह रहा है कि टैप इट जेंटली विथ मेटल ऑब्जेक्ट, किसी मेटल से, किसी धातु से उस पर जो है धीरे धीरे मारिए। अरे नहीं भाई, अगर टूटा होगा तो और टूट जाएगा। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि स्मेल द ग्लासवेयर, ग्लासवेयर को सूंघिए फॉर एनी अनयूजुअल ऑर्डर। तो अब ऑर्डर के लिए तो भाई ग्लास को सूंघ के जो है क्रैक थोड़ी ना पता चलता है, तो ये भी रहा है रॉन्ग आंसर है। जो राइट आंसर ये है कि अगर कोई ग्लासवेयर जो है अगर उसमें कोई क्रैक होगा, कोई चीज़ अगर उसमें टूटी उटी होगी तो आंख से ही पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है। उसको आप तुरंत जो सही वाले हैं उनसे अलग कर दीजिए। ये हमारा राइट आंसर हो गया। और अब हम चलिए चलते हैं, देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन आज का, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी बोर्न इन द लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आइटम है, कौन सा चीज़ है जो लैब में नहीं पहनी जाती है। पहला ऑप्शन दिया है क्लोज टू शूज़। हाँ, शूज़ तो पहनोगे भाई, वो जो पन्नी आती है लैब में जो होता है, एक पॉलीथीन टाइप का वो मिलता है, मतलब पैर में पहनने के लिए जूते जैसा होता है, जिसको पहन लिया जाता है। और जब हम जाते हैं कि जिससे क्या होता है कि धूल मिट्टी जो है अंदर लैब में ना जाए, तो उसको पहनना पड़ता है। ये सब उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव किट में आते हैं, पीपीई किट में आते हैं ये सब। जब भी लैब में कोई जाता है, जितने हाइपर सेंसिटिव लैब होते हैं, ये तो छोटी मोटी लैब, ईएमआरएस की लैब तो सिंपल लैब है, लेकिन जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, विश्वविद्यालयों में है, जहाँ पे जो है बड़े रिसर्च हो रहे हैं, वहाँ तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए, सारी प्रक्रिया पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई कभी पूछ ले तो कम से कम आप उसमें बताने में सक्षम हो। तो क्लोज टू शूज़ आपको पहनना ही पहनना है। सेफ्टी गॉगल्स पहनना ही पहनना है भाई, क्यों नहीं पहनोगे, आंख में कहीं कुछ चला गया तो ये ज़रूर पहनना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो इसमें भी पहनना पड़ेगा। लैब कोट पहनना ही पहनना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ गिर गया, जो है कोई केमिकल गिर गया तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, बच्चों का ड्रेस ख़राब हो जाएगा। तो लैब कोट मिलते हैं। लैब कोट को इसीलिए पहना जाता है कि कहीं कोई कुछ गिरे तो उस पर लैब कोट पे ही गिरे। लूज ज्वेलरी पहन के क्यों जाओगे भाई, ढीला ज्वेलरी क्यों पहन के जाओगे, कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया
तो जो ये चीज़ है कि जो चीज़ नहीं पहननी है वो लूज ज्वेलरी जो है आपको नहीं पहननी है, आभूषण जो है ऐसे जो है ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने हैं। बाकी ये ऊपर के सारी चीज़ें आपको लैब सेफ्टी के लिहाज से इन सबको पहन के लैब में जाना होता है। आपको जो है ये वाला गॉगल्स मतलब जो है चश्मा भी लगाना होता है, फेस मास्क भी लगाना होता है, मास्क भी लगाना होता है, टोपी भी लगाना होता है, कोट भी पहनना पड़ता है आपको। जो है ये जो क्लोज टू शूज़ भी आते हैं, इनको सबको आपको पहनना पड़ता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन केस ऑफ केमिकल स्पिल ऑन योर स्किन व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। ये कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन इससे पहले वाले याद करो, अगर आपने वीडियो पिछला वाला देखा होगा तो उसमें भी पूछा हो, तो ये रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो चुका है। 2 बार रिपीट होगा ये वाला, और फायर एक्सटिंग्विशर वाला भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं दोनों ये, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में ये फिर रिपीट कर जाएं। ये पूछ रहा है कि इन केस ऑफ केमिकल स्पिल, मान लीजिए कोई केमिकल जो है वो गिर जाता है आपकी स्किन, आपकी त्वचा पे, तो व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, आप पहले क्या करेंगे। तो यही चीज़ है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि रिंस द अफेक्टेड एरिया विथ कॉपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। राइट आंसर आपका यही है कि अगर आपके स्किन पे या आपके क्या किसी के स्किन पे, लैब में काम कर रहे हैं आप तो होंगे ही, स्टूडेंट्स होंगे, टीचर होंगे, तो किसी की स्किन पे जो है कोई केमिकल लग जाता है, हाथ पे कोई केमिकल गिर जाता है, ऐसी स्थिति में उसको जो है ले जाइए, नल की टोटी के पास ले जाइए और 15 मिनट तक जो है उसका हाथ जहाँ पे जो है केमिकल लगा या गिरा है उसको साफ़ कराइएगा। ऐसा करेंगे 15 मिनट में तो कोई भी केमिकल वो अपने आप जो है वो बढ़िया से धुल जाएगा। उसके बाद जो है आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा और जो भी क्रीम देगा उसको लगा लीजिएगा। अप्लाई केमिकल न्यूट्रलाइजर, आप नहीं लगाएंगे न्यूट्रलाइजर, आप डॉक्टर थोड़ी ना ये काम करेंगे। नहीं, आपको पहला काम है कि पहले धुलवा दीजिए बढ़िया से हाथ जहाँ पे भी जो है केमिकल लगा है या गिरा है। कंटिन्यू वर्किंग एंड इग्नोर इट दी स्पिल, भाई इग्नोर कर दोगे तो जल जाएगा। भाई क्यों इग्नोर करोगे, क्यों लगातार काम करोगे। जैसे कि ना तुरंत जो है हाथ धुलवाइए, तुरंत जो उसको टैप वाटर में ले जाकर 15 मिनट तक ये हाथ धुल। कंसल्ट योर लैब नोटबुक फॉर इंस्ट्रक्शन, नोटबुक में उसको इंस्ट्रक्ट करके, उसको इंस्ट्रक्शन में नोट करके क्या करोगे भाई हैं, बाद में लिख लेना। पहला काम जो पूछ रहा है, अगर गिर गया तो पहला काम है कि आप उसको धुलवा दीजिए। छठा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि बाद में गड़बड़ी हो जाती है OMR सीट भरते हुए। तो नॉट इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग लेबोरेटरी केमिकल सेफ्टी, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिकमेंड नहीं की जाती है, जो संस्तुति नहीं की जाती है जब आप किसी केमिकल के साथ किसी लैब में काम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कह रहा है कि स्मेलिंग केमिकल्स टू आइडेंटिफाई देम। जी हाँ, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको जो है सूंघ के, स्मेल करके बताया जाता है। सबको मत सूंघिएगा, कुछ में होती हैं जिसमें लिखा होता है कि हाँ इसको पता किया जा सकता है। बहुत सारा जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, जो स्मेल आती है उस स्मेल से हम पता करते हैं कि भाई इसमें कौन सी चीज़ केमिकल पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ है या कौन सा जो है चीज़ निकल रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि लेबलिंग ऑल कंटेनर्स विथ केमिकल नेम एंड हैजार्ड्स। हाँ जी हाँ, ये भी सही है भाई, ये भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। जितने भी केमिकल कंटेनर हो, जितने भी डिब्बी डिबिया आपके पास हो, जितने भी सीसी बोतल हो, सब पे उस पर नाम लिख दीजिए। जो केमिकल उसमें रखा हुआ, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन लिख दीजिए, सोडियम रखा हुआ तो सोडियम लिख दीजिए। और उसमें जो हैजार्ड्स की बात है, जो सावधानियां, जो खतरे हैं वो भी लिख दीजिए कि भाई इसको कहाँ पे रखना है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, दूर से इसको धूप से बचा के रखिए, इसको फायर से बचा के रखिए। तो वो सारा चीज़ उसमें मेंशन होना चाहिए, उसमें लेबलिंग होनी चाहिए। ये सब जो है सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है। अब सी ये कह रहा है कि मिक्सिंग केमिकल्स विदाउट नोइंग दियर कंपैटिबिलिटी, आप अपना दिमाग लगाइए, यही होगा। ये भाई कोई सेफ्टी थोड़ी ना, अगर बिना जाने बुझे किसी को अगर दो केमिकल को आपस में मिला दोगे, हो सकता है उसमें आग लग जाएगी, हो सकता है उसमें धुआं निकलने लगा, हो सकता है वो विस्फोट भी कर जाएगा। बहुत सारी ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर दो केमिकल को आपस में मिला दोगे तो आग लग जाती है, विस्फोट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, बिना जो है आपको जाने बूझे किसी भी केमिकल को एक दूसरे में नहीं मिलाना है। तो यही राइट आंसर, ये सेफ्टी प्रिकॉशन में नहीं आता है। ये आप ऐसा नहीं करेंगे तुरंत आग लग जाएगा, भक दे। जैसे अगर आप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसीटोन मिला दीजिए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस एसीटोन मिला दीजिए, एसीटोन मिला दीजिए आपस में, तुरंत जो है ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोन, बन जाएगा एसीटोन पेरोक्साइड, बन जाएगा एसीटोन पेरोक्साइड बन जाएगा। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी हीट लगेगा या थोड़ा सा झटका लगेगा, तुरंत जल जाएगा, तुरंत जो है विस्फोट करेगा, तुरंत आवाज़ होगी, धमाका हो जाएगा। तो मिक्सिंग, आप कोई भी केमिकल जो है बिना जाना बूझे ना तो मिलाएंगे ना किसी को मिलाने देंगे। अब डी ऑप्शन ये कहता है कि स्टोरिंग केमिकल्स इन वेल वेंटिलेटेड एरिया। हाँ
एरिया जो है आप जितने भी केमिकल्स रखोगे वहाँ पे एरिया आपका वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए, जिससे जो है केमिकल ख़राब नहीं होगा। अगर कुछ कोई स्पिल होगा, कोई चीज़ निकलेगी तो वो भी जो है सीधे लैब से बाहर चली जाएगी। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ ए पावर आउटेज इन द लेबोरेटरी व्हाट शुड यू डू विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि अगर जो है लैब में पावर आउटेज यानी पावर सप्लाई कट जाती है, बिजली चली जाती है, उस केस में आप जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी बिजली के सामान है उसके साथ आप क्या करेंगे। पहला चीज़ ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कंटिन्यू यूजिंग विद इमरजेंसी लाइटिंग। आप इमरजेंसी लाइटिंग के साथ इसको यूज करिए। अरे भाई कितना चलेगा, इतने छोटे मोटे इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि आप इमरजेंसी लाइट से आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ जनरेटर चला लो अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी लाइट से, इमरजेंसी लाइट से नहीं चलेगा, तो ये काम नहीं आएगा आपके। लाइट अगर चली गई है तो आपके काम नहीं आएगा। हाँ आप लाइट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रकाश के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट है उसको चलाने के काम में नहीं आएगा। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अंटिल पावर इज रीस्टोर। ये कह रहा है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो उसको अनप्लग कर दीजिए जब तक कि पावर आपका वापस ना जाए, बिजली आ ना जाए। हाँ जी हाँ, राइट, यही है राइट आंसर है। कब क्या होता है भाई, अगर घर में हमारे आपके घर में बिजली चली जाती है तो मम्मी क्या कहती है, अरे यार वो टीवी बंद कर दो, उसकी स्विच ऑफ कर दो, एसी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, सब बंद कर दो। वो तुरंत कहती है। क्यों कहती है कि भाई अगर बिजली अचानक से आ गई और अगर जो है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज होगा तो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, उसमें जो है ख़राब हो जाएगा आपका उपकरण जितने भी होंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज़ दिक्कत आ जाए। तो पहला काम यही होता है कि आप इसको कर दीजिए। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि इग्नोर द आउटेज एंड कंटिन्यू वर्किंग। आप जो है बिजली चली गई छोड़ दो उसको, अपना काम करते रहिए। अरे भाई जब बिजली चली गई तो कैसे काम होगा। अटेम्प्ट टू फिक्स द इलेक्ट्रिकल इशू ऑन योर ओन। अरे हम इलेक्ट्रीशियन थोड़ी ना है, हम लैब अटेंडेंट है, हम क्यों बिजली ठीक करने जाएंगे भाई, हमको क्या पता बिजली कैसे ठीक होती है। तो ये भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम यही है कि हम तुरंत जो है अगर बिजली चली गई है, ऊपर नीचे बिजली हो रही है, तो हम जितने भी जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा तो उसको जो है उसका जो प्लग है उसको निकाल दें, या फिर जो है हम उसको जो है बटन जो है स्विच ऑफ कर दें। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम जो है अपना जो है देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन इवेंट ऑफ लेबोरेटरी फायर व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन टू टेक। ये कह रहा है कि अगर लैब में आग लग जाती है तो इस केस में आपको पहले क्या करना होगा, कौन सा ऑर्डर। इसमें कई चीज़ें दी गई हैं एक साथ कि पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। पहला ये कह रहा है कि इवैक्यूएट मतलब खाली कर दीजिए। एक्टिवेट दी अलार्म, अलार्म बजा दीजिए। अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश दी फायर, और फायर को बुझाने का प्रयास शुरू कर दीजिए। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर, पहले आग बुझा दो, उसके बाद खाली करा दो, उसके बाद अलार्म बजा दो। फिर ये कह रहा सी कह रहा है कि एक्टिवेट द अलार्म, अलार्म बजा दो, खाली करा दो और फिर बुझा दो। डी ये कह रहा है कि खाली करा दो, अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश फायर, उसके बाद फायर बुझा दो, उसके बाद अलार्म बजा दो। अपने आप लगाइए, कॉमन सेंस अपना यूज करिए। सबसे पहले ये है कि आप तुरंत जो है जो ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कह रहा है कि तुरंत जो है आप जो है इसको खाली करा दीजिए, इवैक्यूएट करा दीजिए। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, उनको तुरंत बोलिए कि चलिए हटिए, खाली करिए। जैसे भी आप लगेगा ये पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको खाली कराना होगा कि भाई कहीं किसी और को कोई जनहानि ना हो जाए, कोई जल ना जाए। तो तुरंत आप जो है उसे खाली कराओगे कमरे को जहाँ भी आग लगी है। दूसरा तुरंत जो है अलार्म बजा दोगे, जिससे सबको पता चल जाए कि आग लग गया, बाकी और लोग भी सतर्क हो जाएं और आपकी हेल्प के लिए आ जाएं। और उसके बाद फिर आप जो है आग बुझाने का काम शुरू कर दिए। जो पहले ऑप्शन पे इवैक्यूएट, दूसरे पे जो है अलार्म, और तीसरे पे जो है आपको फायर यानी आग को बुझाने का प्रयास करना होगा। और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सही क्रम में नहीं दी गई हैं। चलिए हम लोग जो है नौवां देखते हैं। नौवां ये कह रहा है कि व्हेन वर्किंग विद टॉक्सिक केमिकल, जब आप किसी जहरीले केमिकल या रसायन के साथ काम कर रहे हों, व्हाट प्रोड्यूस हार्मफुल फ्यूम्स, जो कि प्रोड्यूस करता है हार्मफुल फ्यूम्स यानी उससे धुआं निकलते हैं जो कि खतरनाक हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन, किस तरह का वेंटिलेशन यानी वेंटिलेशन शुड बी यूज इन द लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि जब आप किसी टॉक्सिक केमिकल के साथ, जो जहरीला रसायन है उसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं जो कि धुआं निकालता है, जो धुआं जिससे निकलता है जो कि हार्मफुल है, उसके लिए किस तरह का वेंटिलेशन आप यूज करेंगे, किस तरह का हवा यूज करेंगे, जिससे कि जो है लैब सेफ रहे, लोग सेफ रहें, जो वहाँ काम कर रहे हैं वो सेफ रहें। नेचुरल वेंटिलेशन काम नहीं करेगा। लैब होगी, बड़ी सी लैब होगी, हो सकता है उसमें कई सारे कमरे हों,
तो नेचुरल वेंटिलेशन में तो कुछ मत लगाइए, ना पंखा चलाइए ना कोई चीज़ चलाइए, वैसे छोड़ दीजिए, अपने आप जो है हवा चलेगी तो अपने आप जो है सब सारा चीज़ उड़ जाएगा, सारा चीज़ जो है साफ़ हो जाएगा। ये नहीं चल पाएगा लैब में। कोई ओपन एरिया होता तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काम करता, क्लोज है, बंद है, रूम है, तो उसमें नेचुरल वेंटिलेशन जो नेचुरल हवा है उससे जो है आपका जो है लैब्स जो है वहाँ का धुआं साफ़ नहीं होगा, वहाँ पे जो फ्यूम निकली होगी, जो धुआं निकला होगा, जो भाप निकला होगा वो साफ़ नहीं होगा। नो वेंटिलेशन इज नेसेसरी, नहीं भाई, वेंटिलेशन की ज़रूरत तो हर जगह पड़ेगी भाई। इतना सारा केमिकल वहाँ पे होती है, इतना सारा एक्सपेरिमेंट होता है, केमिकल अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ से निकलेगा, धुआं निकलेगा। कोई चीज़ जला के जो है, कोई चीज़ जलाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें गर्म करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तो पूरा धुआं से भर जाएगा, वाष्प से भर जाएगा और सारी रसायन से भर जाएगा। तो इन सबको निकालने के लिए वेंटिलेशन तो नेसेसरी है, कंपलसरी है। जी यहाँ सी ऑप्शन कह रहा है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन, हाँ मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेनली जो लगा होता है, हर सारे जो उसमें जो होता है फ्यूम हुड लगे होते हैं लैब में, इस तरह जो है फ्यूम हुड जो होता है चिमनी जैसा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप काम करेंगे, इसमें फ्यूम हुड में काम करेंगे तो जो भी चीज़, जो भी धुआं भाप निकलेगा ये सोख लेता है, ये अपने अंदर सोख लेता है और फिर बाहर जो है लैब से बाहर निकाल देता है, लैब से बाहर कर देगा, आउटसाइड द लैब। तो इसमें जो है जो फ्यूम हुड होते हैं ये हर लैब में लगे होते हैं, और फ्यूम हुड का काम है कि जो भी जहरीली हवा निकल रही है, जो भी धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है, उन सबको खींच लेगा चिमनी की तरह और इसको लैब के बाहर निकाल देगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन में सब आता है, ये तो एक एग्जांपल है फ्यूम हुड का। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हो सकता है आपका जो होता है वो एक्सटिंग्यूशर लगाओ, क्या हो, एग्जॉस्ट लगाओ, पंखा लगाओ, उससे भी जो है वेंटिलेशन हो जाएगा। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन जरूरी होता है। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि वेंटिलेशन इज ओनली नीडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वेंटिलेशन की ज़रूरत सिर्फ इमरजेंसी में होती है। अरे नहीं भाई, इमरजेंसी आए ही क्यों, लैब में इमरजेंसी आ गई तो फिर तो आप तो फेल हो गए, फिर तो आपकी ज़रूरत क्या, लैब अटेंडेंट का काम है कि ऐसी कोई चीज़ आए ही ना, और अगर आ जा रहा है तो फिर लैब अटेंडेंट को क्या काम करना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन ज़रूरी है। अगर किसी भी जो है टॉक्सिक केमिकल से कोई धुआं निकल रहा है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन से उसको बाहर निकाल दीजिए, लैब से बाहर निकाल दीजिए। एग्जॉस्ट चला दीजिए, आप फ्यूम हुड चला दीजिए, चिमनी चला दीजिए, वो सब बाहर निकाल देंगे, लैब से बाहर सारी चीज़ें चली जाएंगी, सारा जहरीला हवा बाहर चला जाएगा। अब डी ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन एमरजेंसी आई वॉश स्टेशन इन द लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि हर जो लैब होती है, लैब में जो है, एक मिनट, हाँ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन एमरजेंसी आई वॉश स्टेशन इन द लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि लैब में जो आई वॉश स्टेशन होते हैं उसका क्या काम है। पहला ऑप्शन दे रहा है टू रिंस हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग केमिकल्स। अरे भाई, आई वॉश स्टेशन है, आँख साफ करने के लिए बनाया जाता है। हर लैब में एक बना होता है, एक जगह होती है जहाँ से इस तरह का होता है, वो उसमें पानी निकलती है, आँख खोलिए और आँख जो है उसमें पानी सीधे चला जाता है, और उससे आँख आप में, अगर मान लीजिए आपकी आँख में कहीं कोई केमिकल चला गया, किसी ने गलती से जो है अपनी आँख को जो है रगड़ दिया, केमिकल भी छुआ था और आँख भी छू दिया, तो इस केस में जो है आप आई वॉश स्टेशन बने होते हैं, वहाँ पे जो टोंटी जैसे दो लगे होते हैं, फुहारे धीरे धीरे निकलती है और आँख जो है उसे पानी से साफ कर दिया जाता है। तो हाथ धोने के लिए तो भाई बेसिन बना होगा, उसमें क्यों जो है वो तो हाथ हैंड वॉश के लिए वहाँ अलग चीज़ बनी होगी। टू वॉश लेबोरेटरी ग्लासवेयर शीशे के सामान धोने के लिए वो थोड़ी ना बना हुआ। आई वॉश है, सीधा चीज़ लिखा हुआ भाई, आँख साफ करना है। टू रिंस आइज इन केस ऑफ केमिकल एक्सपोजर, यही कह रहा है, राइट आंसर यही है कि आँख में अगर कोई केमिकल चला जाए, कुछ लग जाए, तो आई वॉश स्टेशन पे जाके अपने आप को वहाँ से ठीक को धो लिया जाता है। अब डी ऑप्शन ये कह रहा टू वाटर प्लांट्स इन द लेबोरेटरी। अरे भाई, ये माली का काम है, यहाँ लैब में क्या काम करेगा आई वॉश स्टेशन। तो आई वॉश स्टेशन जो है, जैसा कि हम सभी जान गए हैं, इस तरह हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन आज देख लिया है, जो मेनली जो है लैब सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे, लैब सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे। अगले वीडियो में हम लोग जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों को बायोलॉजी भी पढ़नी है, हम लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़नी है और हम लोगों को फिजिक्स भी पढ़नी है, और सारी चीज़ें पढ़नी है। जो लैब होगा, मान लीजिए बायोलॉजी की लैब है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है प्लांट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल के स्पेसिमेन रखे होंगे, उसको हमें पढ़ना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स होंगे, केमिकल्स के नाम जानने होंगे, उनको जानना होगा कि किस में क्या रखा जाता है। इसी तरह फिजिक्स के इक्विपमेंट्स होंगे, उसके नाम जानना जरूरी होगा। अगले वीडियो में हम इसी क्रम में 10-10 वीडियो क्वेश्चंस लेके आएंगे और जो है लैब अटेंडेंट का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।